राधे राधे and I welcome you all in this new video. And in this new video we are going to discuss some examples on the topic correlation and regression analysis. ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे कि कोरिलेशन को और रिग्रेशन एनालिसिस को किस फॉर्मूले से, किस हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सो कंप्यूटेशन ऑफ कोरिलेशन. सबसे पहले कोरिलेशन को हम रिव्यू करते हैं थोड़ा सा कि कोरिलेशन होता क्या है. कोरिलेशन क्या होगा कि जब भी हम किसी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन है, कितना रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है, तो वहाँ पे हम कोरिलेशन का यूज़ करते हैं. ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन कैसा होगा जब दोनों वेरिएबल जो है वो सेम डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे. ठीक है, नेगेटिव रिलेशन कब होगा जब एक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जब वो प्रोसीड करेंगे तो उस पर नेगेटिव रिलेशन होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा. ठीक है, तो ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. सो ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कोरिलेशन और रिग्रेशन कैसे निकालेंगे. ठीक है, सो कोवेरिएंस, कोरिलेशन से जब हम समझते हैं, क्या समझते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में कितना रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है. ठीक है, तो ये सब हमें कोरिलेशन बताएगा. अब बारी आती है कोरिलेशन को हम निकालेंगे कैसे. ठीक है, क्योंकि कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई फॉर्मूला भी चाहिए. सो कोरिलेशन को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे हमें, क्योंकि वेरिएबल्स दो हैं, ठीक है, जब भी दो वेरिएबल्स की बात होती है तो वहाँ पे उसका कोवेरिएंस निकलेगा. ठीक है, वेरिएंस हमने पढ़ा था. वेरिएंस क्या होता है, सिंगल वेरिएबल के लिए, सिंपल एक वेरिएबल अगर हमारे पास है उसके लिए हम वेरिएंस निकालते हैं. लेकिन अगर वेरिएबल्स हमारे पास दो हैं, दोनों के बीच का वेरिएबिलिटी निकालनी है कि दोनों के बीच में कितनी वेरिएबिलिटी है, तो वहाँ पे हम कोवेरिएंस निकालते हैं. ठीक है, द कोवेरिएंस ऑफ टू वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशंस. अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सिंपली अलग अलग, एक्स की अलग होगी, वाई की अलग होगी, मतलब इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन होगा. जब हम कोवेरिएंस की बात करते हैं तो वो कोवेरिएंस जो है वो कंबाइन करके एक्स और वाई को मिला के निकलता है, एक्स और वाई के बीच का कोवेरिएंस निकलता है. ठीक है, तो कोवेरिएंस ऑफ टू वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशंस गिव्स द पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट. तो वहाँ से हम पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं. इसको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं. तो आपको कई नाम से इसको बोल सकते हैं, सिंपल कोरिलेशन भी बोल सकते हो. ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रो से. ठीक है, ठीक है, तो हम कोवेरिएंस जो है वो दो वेरिएबल्स के लिए निकालते हैं. तो जो रो का फॉर्मूला होगा, रो से हम इसको डिफाइन करेंगे, या सिंपली जब हम पॉपुलेशन को कोरिलेशन की बात करते हैं तो हम उसको रो से डिफाइन करते हैं, और अगर हम सैम्पल कोरिलेशन की बात करें तो हम सिंपली उसको आर से डिफाइन कर सकते हैं. तो आर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि दो वेरिएबल्स के बीच का कोवेरिएंस देखना है हमको, अपॉन में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स. अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स लिया है तो ये इंडिविजुअल होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई लिया है तो वो वाई का इंडिविजुअल होगा, लेकिन कोवेरिएंस जो है वो एक्स और वाई को कंबाइन करके निकलेगा. ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना इसका कि कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं. हेयर COV, जो हमने यहाँ पे COV लिखा है वो कोवेरिएंस है. सिग्मा एक्स जो है वो आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है, एंड सिग्मा वाई जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है. द गिवन इक्वेशन for correlation coefficient can be expressed in terms of means and expectations. तो मीन और एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में भी हम उसको लिख सकते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, मीन ही होता है. ठीक है, तो मीन और उसकी फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रो इज इक्वल टू या आर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स इंटू वाई माइनस म्यू वाई. ये हमारा कोवेरिएंस वाली टर्म, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको. ठीक है, कोवेरिएंस ऐसे भी निकाला जा सकता है, और जो ऊपर फॉर्मूला था वो भी कोवेरिएंस का है, और सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई. तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो, तो वो भी सेम ही फॉर्मूला बनेगा दोनों. ठीक है, तो म्यू एक्स एंड म्यू वाई आर द मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली.
म्यू एक्स क्या था, क्योंकि म्यू जो है वो क्या होता है, मोमेंट होते हैं, ठीक है, सेंट्रल मोमेंट। तो म्यू जो है वो मीन को बोलते हैं, म्यू ऑफ एक्स मतलब मीन ऑफ एक्स, म्यू ऑफ वाई मीन ऑफ वाई, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अब इसका बेस पे एग्जांपल देखते हैं कि क्या एग्जांपल है हमारे पास। अब ये एग्जांपल में क्या कहता है कि एक स्टडी कंडक्ट की गई, उस स्टडी में 12 चिल्ड्रन के ऊपर वो स्टडी कंडक्ट हुई, और उस स्टडी में हम ये रिलेशनशिप निकालना चाह रहे हैं कि जैसे 12 चिल्ड्रन हमने लिए, तो हर एक की एज और उसके स्लीपिंग टाइम में, मतलब एक बच्चा जो है वो कितने साल का है और कितनी देर सोता है, ठीक है, स्लीपिंग टाइम और उसकी एज के बीच में कोई रिलेशन निकलता है कि नहीं। तो हमें ये कंडक्ट करी स्टडी, और हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन, एज और उसके स्लीपिंग आवर्स में कोई रिलेशन निकलेगा। तो ये चीज़ हमें बतानी है, ठीक है। सो अ ग्रुप ऑफ 12 चिल्ड्रन participated in psychological study designed to assess the relationship if any, ठीक है। रिलेशनशिप इफ एनी का मतलब क्या है कि अगर, क्या पता ना भी हो उसमें कोई रिलेशन, ठीक है, अगर निकलेगा तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन अगर बाई चांस नहीं निकला तो इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं है, और जब कोई रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ज़ीरो। तो इफ़ एनी का मतलब क्या हो गया कि अगर बाई चांस कोई रिलेशन आपका नहीं निकल के आता किसी भी चीज़ के बारे में, किसी दो वेरिएबल्स के बारे में रिलेशन नहीं निकल आता, तो उसका मतलब क्या है कि उसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब आर इज इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि उसमें रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो अ ग्रुप ऑफ 12 चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड इन अ साइकोलॉजिकल स्टडी डिजाइन टू असेस द रिलेशनशिप इफ एनी बिटवीन द एज इन्होंने एक्स ईयर्स लिया, मतलब एक्स वेरिएबल हमने एज को माना है, एंड द एवरेज टोटल स्लीप टाइम वाई मिनट्स, ATST से इन्होंने शॉर्ट फॉर्म किया है, एवरेज टोटल स्लीप टाइम मतलब स्लीपिंग टाइम लिया है इन मिनट्स वाई वेरिएबल से। टू obtain a measure for ATST, recordings were taken on each child on 5 consecutive nights and then averaged। मतलब हमने क्या किया, स्टडी कंडक्ट की, उनकी स्लीपिंग टाइम को 5 डेज हमने रेगुलरली, कंजिक्यूटिव डेज हैं, ठीक है, रेगुलरली हमने उनको 5 नाइट्स की उनकी स्लीपिंग टाइम जो है वो रिकॉर्ड किए कि फर्स्ट डे कितना सोया, सेकेंड डे कितना एवरेज आया, थर्ड डे कितना आया, फोर्थ कितना आया, फिफ्थ कितना आया, और उसके बाद जितना भी आया उसको टोटल एवरेज किया हर एक बच्चे का। जैसे सपोज फर्स्ट डे कोई 3 घंटे सोया, ठीक है, सेकेंड डे 5 घंटे सोए, तो जो जब 5 डेज आ गए हमारे पास तो इनका एवरेज लिया हमने, 3, 5, 7 ऐसे ऐसे जितने टाइम उसकी स्लीपिंग टाइम थी उसका एवरेज किया हमने, ठीक है। द रिजल्ट ऑब्टेन आर शोन इन द टेबल। हम नेक्स्ट स्लाइड में टेबल है हमारे पास, उसमें हम रिजल्ट शो करेंगे कि क्या क्या उनका रिजल्ट आया है हमारे पास। हमें कैलकुलेट क्या करना है इसमें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। प्रोडक्ट मोमेंट वही हो गया, कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब कार्ल पियर्सन, और एक ही बात होती है ये सारी, मतलब एक इसी के नाम है ये। एक्स और वाई के बीच में हमें कोरिलेशन फाइंड करना है कि एज और स्लीपिंग टाइम के बीच में कोई रिलेशन आता है या नहीं। असेस द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ योर वैल्यू एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, टेबल देखना। सबसे पहले तो हमें टेबल ही पता होनी चाहिए, डाटा होना चाहिए हमारे पास। तो हमने 12 चिल्ड्रन लिए, तो सपोज़ ये चाइल्ड के नाम है ABCD, आपको दिखने को मिल रहे हैं यहाँ पे टेबल में। तो ये ABCD जो है वो 12 चाइल्ड हैं, ठीक है। तो 12 चिल्ड्रन है, तो ए का जो एज है वो 4.4 ईयर्स है, और उसकी एवरेज स्लीप कितना है 586 मिनट्स। ध्यान रखना ये मिनट्स में है, ठीक है, मिनट्स में है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आवर्स में, या मिनट्स में ऐसे ही पड़े रहने दो, क्योंकि हमें सिर्फ रिलेशन निकालना है, ठीक है, नो यूज़ ऑफ एनी यूनिट्स, ओके। बी का एज कितनी है 6.7 ईयर्स, और वो इतने मिनट्स की एवरेज स्लीप हुई उसकी 5 दिनों के अंदर, ठीक है। ऐसे ही सी की दे रखी है, डी की दे रखी है, एवरेज
एज जो है वो एग्जैक्टली एज है, और यहाँ पे जो ATST है वो एवरेज है ऑफ टोटल 5 days। ठीक है, तो ये आपको एवरेजेस मिल गए और यहाँ पे आपको एजेस मिल गए। ठीक है, तो ABCD के अकॉर्डिंग आपको 12 एजेस हैं आपके पास, 12 आपके पास वाई वेरिएबल की एंट्रीज हैं और 12 आपके पास चिल्ड्रन है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। हमें करना क्या है, हमें सिंपली आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आर हमारे पास हमने बताया था कोवेरिएंस ऑफ XY अपॉन सिग्मा X सिग्मा Y। अब बात आती है कि ये कोवेरिएंस कैसे निकलेगा। सिग्मा X हमें पता है निकालने का फॉर्मूला, सिग्मा Y का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, अब बात आएगी कोवेरिएंस को निकालने की। तो कोवेरिएंस हम कैसे निकालेंगे, देखिए अब कोवेरिएंस जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, SXY। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगी, 1, क्योंकि हम XY को इकट्ठे लेके चलो, कंबाइन कर रहे हैं हम, तो 1/n समेशन XY माइनस X बार Y बार, ये हमारा कोवेरिएंस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हमारा कोवेरिएंस का फॉर्मूला हुआ। कोवेरिएंस क्या होगा हमारे पास, SXY, क्योंकि X और Y दो के वेरिएबल्स के बीच में निकालना है। जैसे हम SX को निकालते हैं, X का कोवेरिएंस निकालते हैं, ठीक है, X का वेरिएंस जब हम निकालते हैं तो वो क्या होता है, 1/n समेशन X तो यहाँ पे SXY की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, SXY इज इक्वल टू 1/n समेशन XY माइनस X बार इंटू में Y बार। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। तो यहाँ पे समेशन XY कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले तो X और Y को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो हमारी ये स्लाइड थी इसमें X और Y को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हर एक X को Y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, XY वाला कॉलम बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, X बार क्या होगा, X बार आपको पता है निकालना आता है। X बार आपको समेशन ऑफ X अपॉन में 12, क्योंकि n हमारा 12 है, तो ये इस सबको ऐड करके अपॉन में 12 करना है। समेशन Y आपको पता है, इन सबको ऐड करके बाय में 12 हो जाएगा। ठीक है, XY जब आप निकालोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यूज आएंगी और उसका आप समेशन करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको निकालनी है यहाँ पे, सबसे पहली चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इन्होंने जैसे दे भी रखा है कि व्हेन X बार इज इक्वल टू X बार क्या हो जाएगा, 108। जब आप उसको टोटल करोगे तो 108 निकलेगा, अपॉन में 12 कर देना, 9 हो गया। Y बार जब आप निकालोगे तो वो जो आपके पास मिनट्स वाली एंट्रीज थी उनको टोटल करना है, तो वो टोटल निकल के 6000 समथिंग बनेगा। तो ये उसको आप 12 बाय में 12 करोगे तो आपके पास 531 आ जाएगा। ठीक है, SXY जब आप करोगे तो आपको क्या करना है, दिस फॉर्मूला 1/12 समेशन XY, जो आपने XY मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाया होगा उसका समेशन। ठीक है, माइनस X बार इंटू Y बार, 9 इंटू में 531। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, कैलकुलेटर से कुछ भी सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, ये चीज़ आपका सॉल्व करके आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ ये आया आपके पास कोवेरिएंस। ठीक है, कोवेरिएंस आया, अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, कोवेरिएंस था इसलिए हमने इसका स्क्वायर रूट नहीं किया। नीचे क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशंस, तो उनका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन है तो SX क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X 1/n समेशन XI माइनस X बार का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका अंडर रूट। ठीक है, तो 1/n समेशन XI ठीक है माइनस X बार का होल स्क्वायर। ऐसे ही आपको S ऑफ Y निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y। तो Y भी निकालोगे आप सेम फॉर्मूले से निकल जाएगा, 1/n समेशन Y अप माइनस Y बार का होल स्क्वायर। ठीक है, समेशन Y स्क्वायर इंटू में Y बार का
1/n समेशन वाई स्क्वायर माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, ये सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए ये चीज़ आ गया। अब क्या करना है, अब आपको आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आर कैसे निकलेगा, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस, मतलब दिस, सॉरी कोवेरियंस मीन्स कोवेरियंस क्या है आपका, दिस -43.55 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस एंड ये रूट निकाल के ही आया ये। ठीक है, तो रूट है, रूट की वैल्यू है तो आप इसको एज इट इज़ डायरेक्ट लिख दोगे 33.42 समथिंग ये चीज़। तो इसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हो, और ये वैल्यू आपकी सॉल्व करनी है आपको कैलकुलेट करके। तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी 0.481 नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब आपका रिलेशन जो है वो क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेरिएबल आपका अप जा रहा है तो दूसरा जो है वो डाउन जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज़, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रिलेशन जो है वो नेगेटिव है। रिलेशन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि आपका वेरिएबल्स जो हैं एक्स और वाई, अगर एक्स इंक्रीज करेगा तो वाई डिक्रीज करेगा, या फिर अगर एक्स डिक्रीज कर रहा है तो वाई जो है वो इंक्रीज करेगा। तो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आपकी वैल्यूज जाने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव में एक वेरिएबल जो है वो दूसरे से मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में वो वेरिएबल्स जाएंगे। ठीक है, सो दिस इंडिकेट्स वीक नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पे जो कोरिलेशन आया है वो क्या आया है, वीक है। वीक क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, जब आप वैल्यू देखोगे तो 0.4 है, 0.5 से भी कम है। ठीक है, तो 0 से तो कम ही है, नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, तो वीक कोरिलेशन है यहाँ पे, तो वीक कोरिलेशन है, नेगेटिव है। बट टू अप्लाई सिग्निफिकेंट टेस्ट, अगर हम इस पर सिग्निफिकेंट टेस्ट अप्लाई करते हैं, अगर हमें ये जानना है कि हमारा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर हमें इसमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगा रहे हैं, सिंपली एक तो होता है कि आपको सिंपली कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। ठीक है, एक होता है अगर आप उसको किसी टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, कोई टेस्टिंग के लिए अगर आप कोरिलेशन निकाल रहे हो, किसी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकाल रहे हो, कोरिलेशन निकाल रहे हो, तो वहाँ पे आपको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्लाई करने के लिए वहाँ पे नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाने पड़ेंगे। तो नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे अपने बनाए कि एच नॉट सच दैट आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि रिलेशन किसकी टेस्टिंग कर रहे हैं हम, कोरिलेशन की। तो यहाँ पे हम म्यू और सिग्मा के अलावा क्या लेंगे, म्यू और सिग्मा के बजाय हम यहाँ पे क्या लेंगे, आर लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि टेस्टिंग किसकी चल रही है, कोरिलेशन की चल रही है। तो आर इज इक्वल टू 0 या आर इज नॉट इक्वल टू 0 को हम प्रेफर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा एच नॉट क्या हो गया, आर इज इक्वल टू 0, और H1 क्या हो गया, आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि हमें ये तो बताया ही नहीं गया कि हमारा एज और उसमें हमने किस हिसाब से वो करना है, हमें सिर्फ नॉट इक्वल टू बताया गया है कि इफ़ एनी, यहाँ पे दिया हुआ था ना कि इफ़ देयर एग्जिस्ट एनी रिलेशनशिप और नॉट, तो एग्जिस्ट करेगा तो, नहीं करेगा तो 0 हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 0। और अगर करेगा तो हमें नहीं पता, वो एज बड़ी दिखाएगा, एज के हिसाब से जो स्लीपिंग टाइम है वो रिड्यूस होगा, या फिर एज डिक्रीज करेगी, या स्लीपिंग टाइम जो है वो इंक्रीज करेगा। ये हमें आर नॉट इक्वल टू 0 में दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी हमारी। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस लेवल अगर हम ले लें 5%, तो यहाँ पे टेबल क्रिटिकल वैल्यूज़ जो है वो टेबल में से पता चल जाएगी कि अगर आपके पास n जो है वो 12 है तो r की क्रिटिकल वैल्यू टेबल में से आपको पता चल जाएगी ±0.576, क्योंकि टू साइडेड है। ठीक है ना, r नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब टू साइडेड है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बनाएंगे तो टू साइडेड हमने देखा था कि इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी कवर होता है।
तो इसलिए प्लस माइनस ज़ीरो दे रखा है, ये नेगेटिव साइड और ये पॉजिटिव साइड, तो आर की ये वैल्यू होगी। तो दैट इज क्रिटिकल रीजन वेयर एच नॉट इज रिजेक्टेड इज आर लेस देन माइनस 0.576। तो इसका मतलब अब जैसे हमने ये नॉर्मल कर्व बनाया तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी 0.576, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल रीजन क्या हुआ, ये वाला, ठीक है। इसके लेस वाली वैल्यूज है ना, इसके लेस वाली वैल्यूज होंगी। तो हमारा क्या आया है, आर इज इक्वल टू 0.4 आया है, माइनस 0.4। तो माइनस 0.4 क्योंकि नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होती है वो आपकी ग्रेटर होगी, तो इन दोनों में से छोटी कौन सी 0.4, तो ये ग्रेटर होगी क्योंकि नेगेटिव साइड पे है। तो इसका मतलब ये जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया, ठीक है, एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच नॉट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है आर की वो क्रिटिकल रीजन से ग्रेटर आ गई है, ठीक है। दैट इज क्रिटिकल रीजन वेयर एच नॉट इज रिजेक्टेड इज दिस। अगर नेगेटिव साइड पे लेकर चले तो आर लेस देन माइनस 0.576 और आर ग्रेटर देन 0.576, तो ये दो वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमारी आर की वैल्यू आई कितनी है, माइनस 0.481। तो यहाँ पे इस केस में एच नॉट जो है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और एच वन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब रिलेशन हमारा निकल के आया है, नेगेटिव रिलेशन निकल के आया है, आर नॉट इक्वल टू 0, मतलब रिलेशन आया है हमारे पास, ठीक है। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि आर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आई। अभी इसको एक और एग्जांपल की हेल्प से स्टडी करते हैं कि और कैसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू मतलब कैसे हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल से स्टडी करते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब इसमें आपको एज और ग्लूकोज लेवल दिया हुआ है, वेरिएबल्स दिए हुए हैं, 6 सैम्पल्स हैं आपके पास या 6 सब्जेक्ट्स हैं, और उनकी एजेस और उनके ग्लूकोज लेवल दिए हुए हैं, और आपको इसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है कि एज और ग्लूकोज लेवल के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो आपको टेबल से आप देख सकते हैं कि एजेस आपकी दी हुई हैं। 43 एज का पर्सन है, उसका ग्लूकोज लेवल 99 है, 21 वाले का 65 है, 25 का 79 है, 42 का 75 है, 57 का 87 है, 59 का 81 है। तो ये लेवल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसमें आपको इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें टेबल जो निकालना है वो कोवेरिएंस के लिए होता है। कोवेरिएंस क्या होता है, एक्स वाई के बीच में। तो सबसे पहले हमें एक्स वाई निकालना पड़ेगा टेबल में, ठीक है। एक्स की वैल्यू गिवन है हमें, वाई की वैल्यू गिवन है, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई क्या हो जाएगा, 43 इंटू में 99, 21 इंटू में 65, 1365, ठीक है। 25 इंटू में 79, 1975 हो गया। 42 इंटू में 75, 3150 हो गया। 57 इंटू 87, 4959 हो गया। 59 इंटू 81, 4779 हो गया, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। ये आपका आया एक्स वाई। फिर आपको इसका समीशन निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट टेबल में हम देखते हैं, हमें पहले वैल्यूज़ निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब एजिस का स्क्वायर करना है आपको। 43 का स्क्वायर हो गया 1849, 21 का स्क्वायर 441, 25 का 625 हो गया, 42 का 1764 हो गया, 57 का स्क्वायर हो गया 3249, 59 का स्क्वायर हो गया 3481, ठीक है। तो ये आपके एक्स स्क्वायर निकला है। ये एक्स स्क्वायर किस लिए निकाल रहे हैं हम, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, ठीक है, और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ऑफ एक्स के लिए, ठीक है। एक कॉलम हम बनाएंगे वाई स्क्वायर का, ठीक है। एक कॉलम हम बनाएंगे वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर जब हम बनाएंगे तो वो हमारे पास फुल टेबल दे देगा। वाई स्क्वायर के साथ हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। 99 का स्क्वायर 9801 हो गया। 65 का स्क्वायर 4225 हो गया। 79 का स्क्वायर 6241 हो गया। 75 का स्क्वायर 5625 हो गया। 87 का स्क्वायर 7569 हो गया। और 81 का स्क्वायर
6561 हो गए। ठीक है, तो ये आपके 6 सैम्पल के अकॉर्डिंग आपके स्क्वायर्स आ गए। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई आपकी। अब लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स, समेशन ऑफ दिस ऑल द टर्म्स, ऑल द कॉलम्स। ठीक है, इनका समेशन निकालना है। समेशन ऑफ एक्स निकालोगे 247 बन जाएगा। समेशन ऑफ वाई निकालोगे 99 + 65। ध्यान रखना यहाँ पे हम सिर्फ समेशन निकाले हैं, अभी हमने मीन वगैरह नहीं निकाला है। तो जब समेशन निकालना है तो सिंपली 99 + 65, 79, 75, 87, 81 इन सबको ऐड करना है, 486 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, समेशन एक्स वाई निकालोगे तो इन सबको ऐड अप करोगे तो 20485 हो जाएगा। ठीक है, समेशन एक्स स्क्वायर निकालोगे तो ये जो एक्स के स्क्वायर्स किए आपने इन सबको ऐड अप करोगे तो 11409 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और एक आपको वाई स्क्वायर निकालना। वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर जितने भी आए हैं उन सबको ऐड करोगे तो 40022 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यूज़ निकल के आने वाली हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ निकल के आई हैं। तो यहाँ पे हमने टेबल में से वैल्यूज़ निकाल ली अपनी, जो हमारे पास डाटा गिवन था। डाटा के अकॉर्डिंग हमने एक्स वेरिएबल लिया, वाई वेरिएबल लिया, एक्स वाई किया, मतलब एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई किया, एक कॉलम वो बन गया हमारा, एक कॉलम हमारा एक्स का स्क्वायर बन गया, एक कॉलम हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक कॉलम हमारा वाई स्क्वायर हो गया। तो अब कोवेरिएंस क्या होगा हमारे पास, कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, 1/n समेशन एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार, ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो 1/n, n मीन्स 6, तो 1/6 समेशन एक्स वाई। अब समेशन एक्स वाई कितना है, 20485। ठीक है, 20485 ये वैल्यू हो गई आपकी समेशन एक्स वाई की। माइनस अब एक्स बार निकालना है। एक्स बार निकालोगे, एक्स बार कैसे निकलेगा, समेशन एक्स अपॉन में एन, एक्स बार निकल जाएगा। ठीक है, समेशन एक्स हमने निकाला था 247, 247 अपॉन टोटल वैल्यूज़ कितनी है 6, तो 247/6 इंटू 486/6, क्योंकि 6 सैम्पल्स हैं तो 486/6 वाई का हो जाएगा ये। ठीक है, तो इनको आपको मल्टीप्लाई करके अपॉन 36। तो यहाँ पे हमने टेबल्स बना लिए एक्स स्क्वायर के, वाई स्क्वायर के, और हाँ अब हम निकाल रहे थे कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस क्या हो जाएगा, 1/n समेशन एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास हमारे कोवेरिएंस के लिए। ठीक है, एक्स बार वाई बार, तो ये वैल्यूज़ हमें निकालनी है। n मीन्स 1/6 समेशन एक्स वाई मीन्स समेशन एक्स वाई आया था 20, तो 1/6 20485 माइनस 1/6 इंटू 247, 1/6 इंटू 486, ये आपको वैल्यूज़ निकालनी है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास कोवेरिएंस आएगा। ठीक है, कोवेरिएंस आ जाएगा हमारे पास। इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो आपको सॉल्व करके कोवेरिएंस मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमें निकालना है एस एक्स। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालते हैं तो रूट 1/n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, समेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1/n समेशन वाई स्क्वायर माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ आपको निकालनी है। समेशन एक्स स्क्वायर आपको पता है, बाय में 6 कर दोगे, एक्स बार पता है उसका स्क्वायर कर दोगे, वाई स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर पता है, बाय में 6 कर दोगे, वाई बार पता है, वाई बार का होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट करना है। ठीक है, उसको रूट करना है। तो 1/6 मैं आपको एक करके बता देती हूँ। 1/6 समेशन एक्स स्क्वायर आपका कितना है,
1/6 समेशन एक्स स्क्वायर है 11409 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार मतलब 247 का होल स्क्वायर अपॉन इसका अंडर रूट। ठीक है, इसका अंडर रूट करना है आपको, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, और साथ में निकालना है, और साथ में निकालना है 1/6 स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई, 40022 माइनस 486 का होल स्क्वायर, सॉरी 486 नहीं, 486/6, क्योंकि ये हमारे पास समीशन है ना, हमें मीन का निकालना है, वाई बार का निकालना है, और ऐसे ही यहाँ पे भी बाय 6 हो जाएगा। वही मैं सोचूं कि यहाँ पे अगर आप 247 सिंपली 247 लेते और उसका स्क्वायर करते तो ये वैल्यू नेगेटिव आनी थी, क्योंकि ये अपॉन में 6 है तो वो वैल्यू कम हो जाती है इसको जब आप 6 से डिवाइड देते हो। 247 का स्क्वायर तो लार्ज होना था तो वो नेगेटिव हो जाता, तो वो ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बार होगा, एक्स बार का मतलब अपॉन में 6, ऐसे यहाँ पे वाई बार होगा अपॉन में 6 होगा। ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर करना है। तो ये आपके पास समीशन एक्स स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आपको फॉर्मूले में पुट कर देना। आर का फॉर्मूला यही चीज़ हो गया, यहाँ पे बस हमने एन का एलसीएम ले रखा है सिंपली, और कुछ नहीं किया, एन को एलसीएम लेके कैंसिल आउट कर रखा है। बाकी अब वो वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है और जो अभी जिस फॉर्मूले से मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं वो फॉर्मूला और ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो जब आप आंसर निकालोगे तो आपका कोवेरियंस समथिंग 2868 अपॉन में 513.27 ये वैल्यू बनेगी आपकी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.529 समथिंग ऐसे वैल्यू आएगी। तो इसको एक बार सॉल्व करके देखना कि क्या वैल्यू आती है। ठीक है, इसमें यहाँ पे दे भी रखा है, इसने इन्होंने इस मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी बता रखा है कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं आपके पास। देख लीजिए एक बारी कि आर में हमारे पास ये वैल्यूज़ चाहिए था। आर फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला क्या है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, ये और वो सेम है, मैं आपको करके बता देती हूँ। कोवेरियंस देखिए, कोवेरियंस हमने निकाला था क्या, मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था, 1/n समेशन एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार। ठीक है, सिंपली एक्स बार को आप क्या लिख सकते हो, एक्स बार को आप क्या लिख सकते हो, 1/n समेशन एक्स और 1/n समेशन वाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एलसीएम लेते हो, मैं को न्यूमरेटर जो है, जो इस फॉर्मूले का न्यूमरेटर है, मैं वो डिराइव करके दिखा रही हूँ आपको। इसका एलसीएम लोगे क्या बनेगा, एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर बनोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। देखिए ये इसका न्यूमरेटर आ गया। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि ये न्यूमरेटर था हमारा। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर पे आते हैं। डिनोमिनेटर हमारा क्या था, हमने एस एक्स निकाला था किस फॉर्मूले से, रूट 1/n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक्स बार स्क्वायर, तो एक्स बार को हम वही 1/n समेशन एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमने उसको ऐसे ही चेंज कर लिया। अब यहाँ से भी इसका एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 1/n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करोगे तो 1/n स्क्वायर समेशन एक्स का होल स्क्वायर ऐसे निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ निकलेगी आपकी, ये एक्स है, ध्यान से कभी इसको एन पढ़ लो। ठीक है, तो एक्स से ध्यान रखना। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो एन स्क्वायर बनेगा। ठीक है, एन स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज़ बनेगी। और इसका रूट है तो ये जो एन स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो वो 1/n देगा आपको, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर, स्क्वायर की चीज़ जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगी तो वो स्क्वायर हटा के आएगी तो n आएगा। ठीक है, ये हमने एक स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स को सॉल्व आउट किया। जब आप y को सॉल्व आउट करोगे तो यही चीज़ आपको y में मिलेगी। यहाँ पे x की जगह सिंपली y होगा और 1/n भी आएगा। ठीक है, तो 1/n और एक y वाला 1/n, तो वो 1/n स्क्वायर हो जाएंगे।
ठीक है। और जो हमने कोवेरिएंस निकाला था अभी, उसमें भी बाय में 1/n² आया था, तो वो n² से n² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला यही बन जाएगा, क्योंकि कोवेरिएंस में हमारे पास टर्म आई थी n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई बाय में n²। ठीक है, ये चीज़ बनी थी कोवेरिएंस के लिए हमारे पास। और जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला वो बना 1/n रूट n समेशन x² माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। ये तो x के लिए, और एक y के लिए भी 1/n बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट ऑफ n समेशन y² माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये n² और ये n² कैंसिल हो जाएंगे, तो वही चीज़ आपकी फॉर्मूला सेम बन गया जो हमने अभी करके हटे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, वो वाला भी लगा सकते हो, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे जब आप देखोगे तो ये हमारा इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि समेशन एक्स की वैल्यू दे रखी है 247। ठीक है, समेशन वाई 486 है, समेशन एक्स वाई आपको पता है 20485 है। ठीक है, समेशन x² 11409 है, समेशन y² 40022 है। सैम्पल साइज कितना है 6 सैम्पल है 6। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो 6 इंटू समेशन एक्स वाई 20485 माइनस समेशन एक्स मतलब 247 मल्टीप्लाई 486 अपॉन में अंडर रूट, दो अंडर रूट्स थे तो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे था ना रूट एक्स का अलग रूट वाई का अलग, तो वो एक ही उसमें हम दोनों को अब मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी। ठीक है, इसके इक्वल होता है ये, तो इसलिए हम इसको फॉर्मूले में लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, एन मतलब 6 हो गया दोबारा से, समेशन x²। एक चीज़ और, समेशन x², और हम यहाँ लिख रहे हैं समेशन x का होल स्क्वायर, दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि ये x² का मतलब क्या है कि x² को आपने प्लस किया, जितने भी x² थे उन सबको आपने प्लस किया। ठीक है, मतलब स्क्वायर करने के बाद प्लस किया। ठीक है, और समेशन x का होल स्क्वायर मतलब कि जो आपके पास x को प्लस करने के बाद अमाउंट आई है उसका आपने स्क्वायर किया। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, और साथ में वैल्यूज़ पुट करनी है। सिंपली हमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 इंटू दिस, क्या हम कर रहे थे, 6 इंटू 20485 माइनस 247 मल्टीप्लाई 486, ये तो आ गया हमारा न्यूमरेटर। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रूट ऑफ, यही मैं बता रही थी कि एक में लिख सकते हैं, 6 इंटू समेशन x² 11409 माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि वही चीज़ हो जाएगी 247 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमने क्योंकि n है वो बाहर ले चुके हैं, यहाँ से भी n हट गया, तो वो चीज़ हो जाएगी 247 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो हमने पिछला किया था फॉर्मूला उसमें 247/6 किया था। क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पे हमने n को एलसीएम नहीं लिया था, यहाँ पे हम एलसीएम लेके कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा, ये तो फर्स्ट ब्रैकेट हो गई, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 6 इंटू समेशन y², समेशन y² कितना 40022 माइनस 486 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व करना है, वैल्यूज़ को। जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी
0.5298, ठीक है, 0.5298 है तो इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ पे निकल के आएगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब अगर आपकी एज इंक्रीज होगी, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, एज इंक्रीज होगी तो ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज होगा, या फिर एज डिक्रीज होगी तो ग्लूकोज लेवल भी डिक्रीज होगा, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब दोनों वेरिएबल एक्स और वाई जो हैं वो सेम उसमें जाएंगे, ठीक है। अब जैसे एक पर्सन की एज थी 20, उसका ग्लूकोज लेवल था सपोज 25, जो भी था, ठीक है, 47 ले लो, 45 ले लो, ठीक है। अब उसकी एज इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे, तो जैसे 25 हो रही है तो उसका ग्लूकोज लेवल भी उसके साथ इंक्रीज होगा, ठीक है। एज देखो डिक्रीज तो होगी नहीं। सपोज हम पास्ट एक्सपीरियंस की बात करने लग जाएं कि एक्स की प्रेजेंट एज 20 है, तो प्रेजेंट लेवल पे ग्लूकोज लेवल इतना है, तो एक्स की अगर 5 साल पहले 15 था तो ग्लूकोज लेवल भी उसका कम होगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब एक्स और वाई में सेम चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, और ये टॉपिक जो था हमारा यूनिट थी कोरिलेशन वाली, तो कोरिलेशन में से आज हमने एग्जांपल्स कर लिए कि इस तरीके से हमें परफॉर्म करने एग्जांपल, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के एग्जांपल्स करेंगे। टिल देन, राधे राधे।